Hello, morning to all of you. Last day का पेपर नंबर 1 वो शेयर किया मैंने, आपको दिख रहा होगा। सो पेपर 1 में जो आपके डाउट हो आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग पेपर 2 दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस ऑन पेपर 1। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट आया हो आप उसको बोलिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से था, एसी था और ईएमआई था। सभी क्वेश्चन डिस्कस करना है। माय गॉड, चलेगा। दैट मीन्स दैट सीम्स कि आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगा, टफ लगा, और मे बी आपको अभी और उसको समझने की जरूरत है। चलेगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करता। 2, 5, 8, 10, 11 सो ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबके बारे में ब्रीफ अप कर देता हूँ जिसको आपको लगता है कि ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और या कोई फंडा आपको सब कम समझाए या मोर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, लेट मी नो। सो क्वेश्चन 1 बोलता है कि अपने पास एक रॉड है, ए बी ओ ए रॉड है और उसका लेंथ एल रोटेट करता है over a conducting ring crossed magnetic field with a constant angular velocity omega। तो आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। किस तरह से आप सोचते हो उस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन कि आंसर बताना। तो थिंकिंग आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक रॉड है, ठीक है, रॉड रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। इतने पॉइंट्स दिमाग में आकर के फिर थोड़ा बहुत और पढ़ोगे तो अगले लाइन में लिख रहा है करंट कितना फ्लो करता है। तो आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं लेकिन आपको बैटरी नहीं दिख रही है। तो आपको 1 मिनट के लिए या कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज करके सोचना है कि अगर रॉड रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में और रॉड भी फिर आपको कंडक्टिंग नजर आ रही है, सो इसका मतलब कंडक्टिंग रिंग पे रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बैटरी कहाँ से आ रही होगी। फिर ख्याल में आ जाएगा कि ईएमएफ कुछ आ रहा होगा। फिर आपको ख्याल में आएगा कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। देन फिर आपको लगेगा कि ये रोटेशन की वजह से इंड्यूस्ड आता है, उस वाले को फंडा लगाना है। हो गया काम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ड्यू टू रोटेशन, isn't it? सो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेशन की वजह से आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बैटरी लगने वाली है। सो ये जो रॉड है वो एक बैटरी जैसा काम करने वाला है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये बैटरी जैसा काम करेगा तो ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसकी पोलैरिटी भी डिसाइड कर लेते हैं। अगर ये वेलोसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी। जब आप v क्रॉस b करोगे तो इधर आएगा और अदरवाइज इधर आएगा माइनस साइन की वजह से। इसका तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अक्युमुलेटेड हियर, पॉजिटिव चार्ज विल बी अक्युमुलेटेड देयर। v क्रॉस b से डायरेक्शन इधर आएगी, इलेक्ट्रॉन है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पर इधर आएगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इस O पॉइंट को और A पॉइंट को आप एक बैटरी से कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाट इट इज। और ये बैटरी का जो ईएमएफ आएगा उस ईएमएफ के बारे में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद अपने को सर्किट कंप्लीट करना है। तो इसमें ये कंडक्टिंग लूप है और ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ पर ज्वाइंट है? ये सारे ए पॉइंट है, सेम पोटेंशियल पॉइंट है और बाकी ए से ज्वाइंट है। तो इसका मतलब यहाँ से एक रेजिस्टेंस आर यहाँ पे दिखाया जा सकता है, एक रेजिस्टेंस 2R यहाँ पे दिखाया जा सकता है। So this is its equivalent circuit। अगर अपने को इतना समझ में आता है तो सिंपल क्वेश्चंस लाइक करंट कितना फ्लो करता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, उसके बारे में बात कर लेंगे और आगे कहानी पता कर लेंगे। सो यहाँ से जो करंट फ्लो करने वाला है रॉड से, ये वाला करंट अपने को चाहिए, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कैन वी से इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी 2R/3। सो हाउ मच द करंट इज गोइंग टू बी? E डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v omega l square by 2 divided by r equivalent, which is 2R/3. So it comes out to be 3 times b omega l square by 4R।
अगर करंट का एक्सप्रेशन ऐसा बोलेगा तो उसको यस करेंगे, नहीं बोलेगा तो उसको नो करेंगे। सो इसने यही बोला है, आप ध्यान से देखो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर इंटू 3/4। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। एडवांस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स कई सारे मर्ज हो रहे हैं। रोटेशनल ईएमएफ है और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, उसको यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फ्यूचर में आएगा तो आप जरूर कर सकते हैं। फिर बोलता है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज गोइंग टू बी हाउ मच। अब रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा, रॉड पे तो करंट चल रहा है। सो अब अपने को कुछ ऐसा समझ में आता है कि अपने पास एक करंट कैरिंग और रॉड है बेसिकली। ये रॉड है, इस पर करंट कैसा जा रहा है, बैटरी ऐसा था तो करंट अपने को ये दिखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी पर लगा हुआ है और इसको आप रोटेट कराते हो, तो क्या इस पे फोर्स लगने वाला है। इसकी फोर्स कैलकुलेशन भी अपने आप में चैलेंजिंग है। हम लोग आई एल क्रॉस बी करते हैं, राइट, तो आई एल क्रॉस बी का फोर्स लगेगा। सो अब बोलोगे फोर्स का जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। फिर आप देखते हो कि डीएल की जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन लोगे, डीएल क्रॉस बी करोगे तो डीएल क्रॉस बी डाउनवर्ड आएगा, तो इसका मतलब इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड पर जाएंगे तो आई को आप बाहर कर सकते हो, और डीएल की जगह पर आप डीएल लिख सकते हो, और बी की जगह पर आप बी लिख सकते हो क्रॉस करने का। हाँ, दैट्स डन। सो ये आ जाएगा आई बी इंटू एल, डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें वी का इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, क्या अपने को आई पता है? यस। क्या अपने को बी एल पता है? यस। सब कुछ पता है, रख देंगे तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी 3 टाइम्स बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब डिवाइड बाई 4 आर। बेसिकली इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? बी और एल से मल्टीप्लाई कर देना है। चेक कीजिए कि क्या वही आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है, तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज। अब थोड़ी सी आपसे और भी कैलकुलेशन कराना चाह रहे हैं। सो अगर टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो टॉर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस एफ लिखते हैं। तो टॉर्क विल बी रिटन एज आर क्रॉस डी एफ। डी एफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर छोटे एलिमेंट पर कितना लग रहा होगा, फिर यूनिफॉर्म होगा तो अपना एक अलग बात है। सो ओ के अबाउट निकालना था अपने को। सो आप ओ से क्या करो, आप ओ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर जाओ, डीएक्स का एलिमेंट लो, वो वाली स्टोरी बनाओ। तो ये बनेगा एक्स हमारे लिए, डीएफ कितना आ जाएगा, और एफ तो अपना परपेंडिकुलर है क्योंकि आर हमारा इधर होगा, एफ हमारा इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल तो मिल ही गया। डीएफ की जगह लिख सकते हैं आई डी एक्स इंटू बी। सो ये बन जाएगा अपने लिए आई बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से एल। सो अपना आंसर कुछ आ जाना चाहिए था आई बी एल स्क्वायर बाई 2। ना आई की वैल्यू वापस कर देते हैं जो यहाँ पे निकाली हुई है। सो जब आप वापस करोगे तो ये बनेगा 3b ट्वाइस हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा एल रेज पावर 4 बनेगा डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा आर। चेक करोगे क्या यही ऑप्शन दिया गया? एग्जैक्टली यही दिया गया, इसका मतलब इसको भी मार्क कर देना है। सो वी विल बी मार्किंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये तीनों क्वेश्चन अपने में अलग अलग क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन में मर्ज किए गए। अभी और भी बाकी है, एक डी पोर्शन, डी पार्ट, उसको देखते हैं। इट सेज मैग्नेट। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप केयरफुली सुनेंगे, उनको नोट करेंगे और घर में एक बार रीट्राई करेंगे फिर से। इट सेज मैग्नेटिक magnitude of external force that acts perpendicularly at the end of the rod to maintain the constant angular speed। अब ये थोड़ा सा मैकेनिक्स पे अंदर जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएं ए पॉइंट पर, इसके रॉड के ए पॉइंट पर, तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्स इसको इधर रोटेट कराएगा टॉर्क देगा, ये टॉर्क आपने निकाल लिया है। इस टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ओमेगा चेंज करेगा। अगर आप चाहते हो ओमेगा चेंज ना करे तो कितना फोर्स लगाना चाहिए एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलर? तो आप बोलोगे कि आपको इतना फोर्स लगाना चाहिए कि उसका जो टॉर्क है फोर्स का और ये जो टॉर्क है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए, तो नेट टॉर्क कैसा हो जाए? 0। तो फोर्स का टॉर्क कितना आएगा? फोर्स इनटू द लेंथ, ये लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, और this must be equal to the torque that we have calculated, that means 3b square omega l raised to power 4 divided by 8r। इन दोनों को इक्वेट कर दो
और यहाँ से जो फोर्स आएगा उस उतने अमाउंट का फोर्स आपको एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगाना है, जिससे कि नेट टॉर्क हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, सो दैट कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे। बहुत सिंपल है। सो यहाँ से एल और एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल की पावर 4 की बजाय एल की पावर 3 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। सो ये भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारे ऑप्शंस ए बी सी डी चारों करेक्ट हो जाता। किसी ने ऑल 4 करेक्ट मार्क किए थे? अगर एग्जाम में आपने किए तो आप बोल सकते हो, एंड इट विल गिव इंडिकेशन कि यस आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, और उसको गो थ्रू भी कर सकते हो। ओके गुड, मितुल ने किया है, अमान ने भी किया, फर्स्ट 3 किया है। ऐसा कई बार होता है कि आपके कई सारे ऑप्शंस होंगे और हम 2-3 ऑप्शन के बाद हमको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, वो जा रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने हैं, बट गलत मार्क नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। ओके सो देखो क्या होता है ना, एग्जाम में अपने को प्रेशर को भी समझना होता है। अब आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपको जम तो रहा होगा, लेकिन टाइम भी लग रहा होगा, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी रहेगी, लेकिन आंसर भी देना है। सो इन सबको ओवरकम करने का एक तरीका रहता है, ओवर द टाइम आप डेवलप करोगे, आपको थोड़ी सी स्पीड अप करनी होती है, और कुछ फॉर्मूलेस याद रखने होते हैं, जैसे आपको ये याद रहता है, और फिर आपको पता होता है आईबीएल है, तो आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे नहीं गए, डायरेक्ट आंसर आईबीएल लगा सकते हो। तो ये जो स्टेप जंपिंग वाला पोर्शन है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, और जितना आप स्टेप जंपिंग कर पाओगे उतना ही आपका टाइम बचेगा, और उतना ही जल्दी आप आंसर कर सकते हो। राइट, चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज गुड, और आप लोगों को समझ में आ गया, काम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये भी काफी विजुअलाइजेशन का है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का है। देखते हैं। इट रीड्स की टू थिन लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन। सो ये पिक्चर कुछ ब्लंट टाइप का है, बट समझ में आ रहा है कि इधर एक आई करंट जा रहा है, इधर जा रहा है, ये पैरेलल है। मेरे को पता नहीं इसका सेकंड के अभी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि चारों करेक्ट है या कितने करेक्ट है। मे बी अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम लोग उसको करेक्शन बना लेंगे। अब सभी लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि चारों होना चाहिए। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और ये पैरेलल टू फिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल को फिक्स किया गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमारा ये वन पासिंग थ्रू y इक्वल टू a एंड अनदर पासिंग थ्रू y इक्वल टू माइनस a, इसका मतलब सेम प्लेन पर भी है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, पहले अपने को पिक्चर विजुलाइज करनी होती है, फील करनी होती है। इसके बाद फिर अपने को इसको सॉल्व करना होता है। अच्छा, मॉड्यूल में भी था क्या? तो फिर अगर आपने सॉल्व कर रखा था तब तो आपके लिए काफी आसान रहा होगा। The resultant magnetic field due to the two conductors at any point B is that is B basically, और अपने को करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। हाँ, मॉड्यूल का हम लोगों ने शायद डिस्कशन नहीं किया। अगर सभी का वही आ रहा है तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं और इसका आंसर चेंज कर सकते हैं, बट एक मिनट के लिए अगर क्विकली हम लोग चेक करें। यस सर, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो उसने जो जेड एक्सिस बोला है या फिर एक्स एक्सिस बोला है, तो सॉरी जेड कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट बोला है, तो वो पॉजिटिव कंपोनेंट ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है, और मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। सो इसके भी लोग हम लोग आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर चारों सही होंगे तो हम लोग चारों मार्क करेंगे, या फिर जितने सही होंगे उतने बता देंगे, और फिर आप उससे टैली करना कि क्या एग्जैक्टली वही है। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा कंपोनेंट या डायरेक्शन बदल दिए हो, या कुछ पॉइंट बदल दिया हो, या कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी हो। और एग्जाम में अपने को भी केयरफुल रहना है। कई बार क्या होता है कि अपीयरेंस वाइज हमको सेम क्वेश्चन दिख सकता है, बट उसकी इंटेंशन बदलने की रही हो। तो अगर एग्जैक्टली सेम है तो डेफिनेट सी बात एग्जैक्टली सेम आंसर्स आएंगे। इफ देयर इज एनी चेंज, आंसर मे चेंज। ओके, अच्छा भी आए हैं ऐसे टेस्ट ऐसे क्वेश्चन पिछली बार अभी आए, तो फिर ठीक है। तो आप चाहते हो तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट फिर भी एक बार चेक करना बनता है।
ये बोल रहा है कि b is 0 for all points on the x axis। तो क्या x axis के हर एक पॉइंट पर b की वैल्यू 0 रहेगी? सो अब बिल्कुल ये बोलोगे कि इसकी वजह से ये करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, तो एक की वजह से नीचे आएगा, एक की वजह से ऊपर आएगा, सब बराबर आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। कोई ऑप्शन किसी के लिए एक्सप्लेन करना हो तो बता देना, मैं ए को ऑब्वियस मान रहा हूँ। बी बोलता है एट ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो कम टू द वाई एक्सिस एक्सक्लूडिंग द ओरिजिन बी हैज ओनली जेड कंपोनेंट। तो इसको अगर आप ऐसा देखना चाहो तो इस तरह से और सिंप्लीफाइड पिक्चर में बना सकते हो। ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से भी एक करंट अंदर जा रहा है। तो ये वाई एक्सिस का सिंप्लीफाइड पिक्चर आ जाएगा और जेड के लिए भी दिखाएगा क्योंकि आपका जेड यहाँ पर है, एक्स को नहीं दिखाएगा। 2D पिक्चर बना दिया मैंने, ये रफ पिक्चर, ये जेड एक्सिस है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस पर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ऑल पॉइंट पर एक्सक्लूडिंग 0, 0 पर कितना आएगा? 0 आएगा, मिड पॉइंट है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना चाहें तो आप देखोगे कि इसकी वजह से इधर आएगी और इसकी वजह से इधर आएगा। So, जो भी आएगा वर्टिकली आ रहा है तो केवल जेड डायरेक्शन में आएगा, केवल जेड डायरेक्शन में आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे निकालोगे सो इट विल बी जेड डायरेक्शन, बी इधर आएगा। और अगर प्रॉपर्ली लिखा जाए तो इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से ये डोमिनेट करेगा। सो इधर हाफ वाले में इधर रहेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा कुछ रहेगा, बट जेड रहेगा। ठीक, ये भी सही कह रहे हैं, हैज ओनली अ जेड कंपोनेंट। C बोलता है at all points on the z axis excluding the origin B has only y component। आप देखोगे कि सिंस ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर अगर आप पॉइंट पकड़ते हो तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, और इनको मैं इरेज कर देता हूँ। और इस तरह क्वेश्चन लोगों ने किया भी, आपने पहले भी कई बार कर रखा है, सही बोल रहा हूँ। इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसका जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। वो दोनों कुछ ऐसे आएंगे, वो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो ये इधर रहेगा और ये हर पॉइंट पे चलेगा ओरिजिन को छोड़कर, क्योंकि ओरिजिन पे 0 हो जा रहा है। तो at all points on z axis excluding this सर वो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाया आपने। ओके, हाँ सर, कुछ गड़बड़ कर दिया। इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से अगर हम बनाएंगे तो इधर आएगा। ओके, यू आर राइट। सो फर्स्ट वाले का ये कंपोनेंट आएगा, सेकंड का मैंने जल्दी बना दिया, ये इधर जाएगा। सो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ जाएगा। सो बी इधर आएगा, तो या फिर प्लस वाई जाएगा या माइनस वाई जाएगा, ये तो क्लियर होगा कैंसिल आउट करने के बाद। सो ये भी बी करेक्ट चला गया अपना। ओनली वाई कंपोनेंट, यस, ये भी करेक्ट जा रहा है, यू आर राइट इट सीम्स। और बी कैन नॉट हैव एक्स कंपोनेंट, बी कैन नॉट हैव एक्स कंपोनेंट। अच्छा, इसको जस्टिफाई करना होगा। तो आप जानते हो कि किसी भी वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। दैट मींस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में या वायर के परपेंडिकुलर प्लेन पे होते हैं। तो उसका जो भी कंपोनेंट आएगा उसके परपेंडिकुलर में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में तो कभी आएगा ही नहीं। तो किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो सर्कुलर होती है। दैट मींस वो एक ऐसे प्लेन पे लाई करती हैं जो उस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन होता है। तो उसी अगर प्लेन पे फील्ड टोटल लाई करेगा तो उसका उस प्लेन पे कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन उस वायर की डायरेक्शन में नहीं आ सकते। पॉइंट है इसकी जेड भी करेक्ट लिखा या डी ऑप्शन भी करेक्ट लिखा हुआ है। यस, इसके ए बी सी डी चारों करेक्ट आ रहे हैं, राइटली आइडेंटिफाइड। आंसर ऑप्शन में क्या दिया गया था करेक्ट ऑप्शंस में? चारों नहीं दिए थे क्या? ए और डी। ए दिया था, ओके, ऑब्वियस था। डी भी दिया था और करंट की डायरेक्शन, ओके, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी आ जाएगा, सो दैट रिक्वायर्स करेक्शन। एंड ए बी सी डी जिन्होंने चारों मार्क किए उनको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। सो वी विल मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस। अच्छा सवाल भी था 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन का कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आते हैं, और एक बार आपको विजुअलाइजेशन होता है तो सिंपल भी है, आंसर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सो ए बी सी डी चारों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट सेज कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, I1 करंट लेके जाता है such that I1 is flowing out of the plane, we know this thing, so डॉट से ही पता चल गया। स्टेडी स्टेट करंट I2 इस लूप पे चल रही है, तो एक लूप रखी गई है ABCD। फिर आपसे जो पूछेगा उसके आंसर करेंगे हम लोग।
नेट फोर्स ऑन इज 0, सो इट्स आस्किंग कि नेट फोर्स क्या 0 आने वाला है किस पर, इज फ्लोइंग दिस, द नेट फोर्स इज 0। ओके, लूप पर पूछ रहा होगा या फिर इसकी वजह से उस पर पूछ रहा होगा। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि नेट फोर्स कितना लगने वाला है। नेट टॉर्क के बारे में बात करनी है, और एज सीन फ्रॉम ओ क्लॉकवाइज जाएगा, रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो बेसिकली फोर्स और टॉर्क के बारे में बात करनी है। करंट कैरिंग लूप है और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो ऐसा कभी हेडिंग हम लोगों ने डाला होगा कि करंट कैरिंग लूप पर फोर्सेस क्या लगते हैं डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क्स क्या लगते हैं, बस वही देखना है। दिस वन इज आल्सो फ्रॉम मॉड्यूल। अच्छा, ओके, सो बट व्हाट वी कैन से, आप देखोगे कि फोर्स के बारे में बात करता है। देखो वैसे तो अपने को एक जनरल आइडिया पता है। क्या आइडिया पता है? कि कोई भी अगर आप लूप रखते हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो फोर्स 0 होता है ना। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी क्लोज लूप में फोर्स 0 होता है। क्या यहाँ पर एक लूप है? यस, ABCD करके एक लूप है। क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? यस। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? I1 की। क्या मैग्नेटिक फील्ड I1 का यूनिफॉर्म है? तो आप बोलोगे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म केस हो गया। तो हम लोगों ने बहुत केयरफुली एक वर्ड लाइन लिखा हुआ था कि देखो यूनिफॉर्म होता है तो डेफिनेटली 0 होता है। नॉन यूनिफॉर्म केस में 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। इन जनरल नॉन 0 होता है, बट वी नीड टू चेक द सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर अपने को चेक करने का जरूरत है। डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसका फोर्स 0 आ जाएगा। या फिर नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, ऐसा बोलना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है कभी कभी। तो अगर आप उस स्टेटमेंट के बेसिस पे जा रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना है, अगर आप फोर्स कैलकुलेट करके चेक करो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, कि आपने फोर्स निकाला फिर चेक किया, उससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप देखोगे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी इस फील्ड की, तो आप देखोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ सर्कुलर होती हैं, तो इसकी ओवरलैप करेगी, यहाँ पर भी ओवरलैप करेगी। और डीएल क्रॉस बी करोगे तो डीएल क्रॉस एफ क्या होता है? एफ होता है आई डीएल क्रॉस बी। अब देखो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में आ गए तो फोर्स 0 आ गया। तो ए बी सेगमेंट पे फोर्स 0 आएगा, बीसी में तो ऑलरेडी आएगा, आई मीन बीसी में भी आएगा। बीसी में क्यों आ जाएगा? क्योंकि 90 डिग्री पे जा रहा होता है। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ, ए बी सेगमेंट में क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये सेम पैरेलल हो गए। और सी डी में भी 0 हो जाएगा। बीसी में क्यों 0 होगा? बीसी का चेक करना पड़ेगा अपने को। जब हम बीसी को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएंगी, 90 डिग्री पर आएंगी, तो बीसी पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। सर उल्टी आएगी ना? आई के, अच्छा आई अपवर्ड है, सॉरी, हाँ यू आर राइट। मैं इसको फिर से करेक्ट कर देता हूँ, मैंने क्रॉस समझा। ये डॉट है यानी ऊपर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना इधर जाएगा और सारी फील्ड लाइंस इधर जाएंगी। तो यहाँ पर फील्ड लाइन इधर जा रहा होगा और यहाँ पर फील्ड लाइन इधर जा रहा होगा। सो आपने ये पता कर लिया कि ए बी में 0 आएगा फोर्स, सी डी ब्रांच में 0 आएगा फोर्स, बीसी ब्रांच के लिए बी की डायरेक्शन इधर जा रही है, डीएल की डायरेक्शन इधर है, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स ऊपर आएगा, फोर्स ऑन बीसी। यहाँ पर डीएल आपका इधर जाएगा, बी इधर जा रहा है, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स नीचे आएगा, तो फोर्स एडी आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी और सी डी का फोर्स तो 0 था, और सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिकल रखा हुआ, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लेम किया जा सकता है कि फोर्स ऑन बीसी सेगमेंट, फोर्स ऑन एडी सेगमेंट आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल बट दे आर नॉन जीरो। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एक नेगेटिव डायरेक्शन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये जस्टिफाइड हो गया। नेट टॉर्क के बारे में बात करोगे तो आप देखोगे कि ये नेट टॉर्क इस एक्सिस का रोटेट कराएगा, क्योंकि ये इसको नीचे ले जाएगा और ये इसको ऊपर लेकर के आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो अगर उस डायरेक्शन को मैं ब्लैक से बनाऊं तो ये ऐसा जाएगा और इस तरह से रोटेट होगा। और टॉर्क लिखना चाहें तो टॉर्क लिख सकते हैं। तो क्या नेट टॉर्क 0 जा रहा है? आप बोलोगे नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो इसलिए बी को कैंसिल कर देंगे। फिर रोटेट कैसे करेगा? फिर आपसे बोला गया कि अगर ओ पॉइंट से आप देखते हो तो कैसा दिखता है, तो ओ पॉइंट से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा।
और अगर ओ डैश ओ से देखोगे तो क्या एंटी क्लॉक आएगा? नहीं, क्लॉक आएगा, क्योंकि मैंने दिखाया अगर आप ओ पे अपने आप को खड़े करके देखते हो और इस तरह से रोटेट करते हैं, इमेजिन करो कि वो क्लॉक वाइज सेंस में जाएगा। और वो भी अपने पास फंडा है कि बाहर की तरफ जा रहा है, अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो क्लॉक वाइज है, और टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज है। तो सी ऑप्शन को ही मार्क कर दोगे, तो ए और सी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सी और डी में एक ही होना है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर सी हो गया तो फिर डी नहीं होगा, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस पे भी कोई आंसर करेक्शन हो तो आप बोल सकते हो, अगर यही दिया गया है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप मॉड्यूल का बोल रहे हो तो फिर आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कुछ बोल देता हूँ। 4 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। It reads कि there exists a uniform time varying magnetic field in the cylindrical region of 4 meter radius. Equilateral triangle circular loop is conducting loop is placed in the magnetic field. Its centroid axis plane parallel field. The cross section of this is circumcircle of the triangular. Then what happens? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है। सो अगर आपने कर लिया है दैट्स गुड डील, और नहीं किया है तो आपको समझने का क्या स्टोरी है। कुछ ऐसी स्टोरी है, एक ट्रायंगुलर लूप है, कंडक्टिंग है, और ये ट्रायंगुलर लूप को इस तरह से आपने रखा हुआ है। ये सेंटर पॉइंट है और ये सर्कुलर रीजन है रेड कलर का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, एंड इट सेज कि रेडियस अपने को पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप रखा गया है, आपने इमेजिन करके बना लिया होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ ऐसा दे रहा है आपको 4t + 0.3 टेस्ला। ये 4 को टेस्ला पर सेकेंड में दिखाया गया है, क्योंकि ये सेकेंड है, वो आप समझ में आ गया होगा। सो अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की दी गई है। आपसे पूछता है EMF इंड्यूस्ड इन वन ऑफ द रॉड बताइए, EMF इंड्यूस्ड इन द कंप्लीट ट्रायंगल बताइए। फिर कंप्लीट ट्रायंगल में पूछा है, और एक और ऑप्शन होगा जो कि एक रॉड में पूछा है। तो बेसिकली हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर चाहिए। एक किसी रॉड पर कितना आएगा और पूछे पूरे ट्रायंगल पर कितना आएगा। सो अगर अपने को पूरा ट्रायंगल का पता करना है या किसी एक रॉड का पता करना है, तो हम दोनों पता कर सकते हैं। ट्रायंगल का पता करना हमारे लिए आसान रहेगा। सो लेट्स से ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम हम ABC दे देते हैं। तो इस काइंड ऑफ की एक लूप हो गया, कंडक्टिंग लूप हो गया, और उस कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है। सो ट्रायंगल ABC से कितना जाएगा ये निकालना आपके लिए आसान रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सीधे फ्लक्स मेजर कीजिए। फ्लक्स आएगा B × एरिया, पैरेलल है, सो एरिया का एंगल आप समझ सकते हो। एंड देन d∅/dt आपका EMF बन जाएगा। तो आप d∅/dt करोगे तो एरिया कांस्टेंट है, ये dV/dt में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया कितना होगा ट्रायंगल का वो अपने को पता करना है, साथ ही साथ dV/dt अपने को पता चल गया 4 आ रहा है। सो 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा। नाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? यू कैन इजीली गेट। सो उसके लिए आपको रेडियस दिया गया है, तो आप इसको इससे ज्वाइन करा लो। ये रेडियस अपने को पता है और ये एंगल 30 पता चल जाएगा, तो उससे हम इसकी साइड पता कर सकते हैं। साइड पता करके हम निकाल सकते हैं। सो फाइंड एरिया, गेट दिस। इसके बाद में अपने को किसी एक रॉड से पता करना है। तो अगर हम किसी एक रॉड से पता करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? सर आप चाहोगे रॉड से पता सिमेट्रिकल? करने के लिए सर वो रॉड मतलब कहाँ से निकालना है सर, एक बार आप बोल सकते हैं? रॉड का निकालने का मतलब जैसे AB रॉड के बारे में निकालना है। AB रॉड का कितना EMF होगा A और B के अक्रॉस। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया था पहले कभी। वो कुछ एक रॉड का ही पूछा था उसने। तो ट्रायंगल का आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। रॉड का अगर अपने को निकालना, सपोज कर लीजिए सिचुएशन ऐसा ही देता है, केवल ये ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाता, और बोलते हैं कि हमारे पास ये रॉड है, इसका EMF बता दीजिए इसका। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रॉड आपने रखी हुई है, सर सिमेट्री से 1/3 नहीं बोल सकते क्या? यहाँ पे सिमेट्री से 1/3 बोल सकते हो। और सपोज करो कि कभी ऐसी सिचुएशन में आप हो
जहाँ पर ये सिमेट्री या कर तो सकते हो आप वहां से भी ट्रायंगल बना करके, बट मे नॉट बी द केस कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिले। तो इन जनरल केस के लिए आप कैसे डील करोगे? सपोज कर लीजिए PQ रॉड दिया गया है और बोला कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं क्लास में लेना चाह रहा था, तो अभी मैं उसका आइडिया दे देता हूँ। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड है, तो रॉड में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा ये अपने को पता करना है। सो ट्राइंगल का बाई 3 करना पड़ेगा ना? हाँ वो कर सकते हो। सपोज कर लीजिए अगर ये ट्राइंगल मान लीजिए ऐसा दिया गया, तो आप एक इसका बैक कैलकुलेशन कर पाओ, दिमाग में आ जाए, अच्छी बात है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका आंसर आ जाएगा। बट इमेजिन करो कि अगर आपको ये आइडिया नहीं आता कि हम ट्रायंगल बनाना है, रॉड दिया गया है, फिर दूसरा आपको ये भी लगता है कि अगर आप इसको बराबर बराबर करते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनता है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल वर्टेक्स पे नहीं जा रहा है, या फिर उसके सर्कमफेरेंस पे नहीं जा रहा है, बहुत सारी स्टोरीज बन सकती हैं। सो पॉइंट इज कि इसको कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, है ना? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक कंस्ट्रक्शन करो और ये आपको हेल्प करेगा। आप सेंटर को ज्वाइन कर दो, बाहर नहीं जा सकते हो मत जाओ, सेंटर को ज्वाइन करो। ये जो B है वो अंदर की तरफ है। हाँ यहाँ पे 1/3 कर सकते हो, वो दूसरा क्वेश्चन आई थिंक कि दूसरी चीज से रिलेटेड है, ठीक है। इन केस अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर जाकर के इस ट्रायंगल को ले सकते हो, इस ट्रायंगल से भी पता कर सकते हो। और भी तरीके हैं अपने पास। इंटीग्रेशन वाला मेथड है, ये बहुत सिंपल केस हो गया, मैंने किसी और क्वेश्चन को दिमाग में रख लिया, चलता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सिंस अपने को अंदर पता है ना, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो इंटीग्रेशन से, कोई बड़ा इशू नहीं जाएगा। इसमें क्या निकालोगे? दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स के लिए आई थिंक इसका एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें जो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये परपेंडिकुलर दिया गया है, ऐसा कुछ है। सर तो इसमें आप 1/3 करोगे, वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, वो दूसरी स्टोरी थी, मिक्स कर दिया मैंने। इसको आपने जैसे से पता चला ना कि आपको 3 में निकल के आया, तो एक ब्रांच से क्या होगा, सिंस ये सिमेट्रिकल है, तो जितना भी AB के साथ हो रहा होगा वही BC के साथ हो रहा होगा, वही CA के साथ हो रहा होगा। सो यहाँ पर आप बोलोगे कि जो EMF किसी भी एक ब्रांच में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह यूनिफॉर्म है और सभी जगह इनसाइड वर्क कर रही है, तो आपको इंटीग्रेशन पे भी नहीं जाना है, सिंपली सिमेट्री से 1/3 क्लेम करना है और अपना आंसर हो जाएगा। सर यस सर वो रॉड में जो रहेगा उसमें तो फ्लक्स चेंज कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो जीरो हो सकता है ना? हाँ देखो क्या होगा कि अगर कभी ऐसा कोई केस आता है ना, तो हमको कोई ट्रायंगल बना करके देखना होगा, एक रॉड से अकेले नहीं आएगा। इस पूरे अरेंजमेंट में क्या तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, कुछ पोर्शन इसमें डेवलप हो रहा होगा, कुछ पोर्शन इसमें डेवलप हो रहा होगा, कुछ पोर्शन इसमें डेवलप हो रहा होगा, बट एक रॉड में इंडिविजुअली नहीं आएगा। अगर वो इंडिविजुअली रॉड रखी होगी तो उसको आपको ट्रायंगल या क्लोज लूप में बनाना होता है, क्योंकि एज पर द लॉजिक या तो रॉड हमारा मूव कर रहा हो, या फिर या फिर क्या हो कि उसका क्लोज सर्किट का पार्ट बन रहा हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लगी हो कि उसके साथ EMF क्रिएट कर रहा हो, दैट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। जो मैं यहाँ पे साइड में बताने वाला था वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू से बताने वाला था। तो आपको जब कभी EMF पूछेगा तो या तो क्लोज लूप होगा, या फिर रॉड होगा तो वो मूव कर रहा होगा, और दोनों केस आप पढ़ चुके हो, रोटेशन का केस भी आप पढ़ चुके हो। और अगर सर्किट में रॉड के बारे में पूछेगा, यानी किसी एक सेगमेंट के बारे में पूछेगा, तो आप सिमेट्री से देखोगे उस सेगमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन जा रहा है, वहां से आंसर दे दोगे। हाँ, इससे भी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन कई बार ऐसे बोलेगा कि रॉड को रख के देगा, मूव भी नहीं कराएगा, और फिर आपसे पूछ सकता है, राइट? तो उस केस में आप निकाल सकते हो। यहाँ पर इसने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी किया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के वेरिएशन को हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर हम इसी केस को जो कैरी कर रहे हैं तो उसको एक बार फिर से पकड़ते हैं, तो अगर आप इसको उसके टर्म में सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, सपोज कर लिया आपके पास ये रॉड रखी है, ठीक है, और ये रॉड का अपने को अलग से कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल वाला पार्ट 1/3 वाला अपने को समझा तो समझा, नहीं समझा तो उसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था वो बेसिकली सही जा रहा था, एक बार फिर से उसको रीटेक करते हैं।
टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन ऑल दिस, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल का बी पता किया, उसका फ्लक्स कैलकुलेट किया ट्राइंगल से, उसका ईएमएफ निकाल लिया, ये सभी लोग कर पा रहे हैं। इसके बाद उसने एक और स्टेटमेंट पूछा है कि किसी एक रॉड से कितना जाने वाला है, तो रॉड को निकालने के लिए आप बोलोगे कि ये तीनों हमारे पास है, तीनों से इक्विलेटरल है, इसलिए हम तीनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम अगर दूसरे तरह से डील करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे फ्रेश तरीके से बताता हूँ। तो लेट्स से ये हमारे पास रॉड थी जिसको अपने को कंसीडर करना था, रॉड का नाम अगर मैंने ये लिया है तो इसका नाम BC दे देते हैं। और अपने को क्या पता है, अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चल रही है। क्या आपको को याद है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है किसी स्पेस पे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने को हम लोगों ने निकाली हुई हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मिले हुए थे, सर्कुलर फॉर्म में मिले हुए थे, रिमेंबर दैट। अगर आप वो याद रखते हो तो आप ये कर सकते हो। यस सर, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो ना, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ रहा नहीं। ओके, सो इसको आप यहाँ पे ज्वाइन करो। साइड में मैं आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बता देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है कि अगर किसी सिलेंड्रिकल स्पेस पर एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी करती है, तो उसके इनसाइड में और आउटसाइड में फील्ड आती है, कौन सी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो आपने इनसाइड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा निकाला था, वो ये आया था, ई की जो वैल्यू थी दैट वाज, यू नीड टू रिकॉल, लाइक -r/2 dB/dt थी। और आउटसाइड का अगर फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो अपने को कॉपी में देखने का, कुछ आना चाहिए, -r²/2r dB/dt। रिमेंबर दैट, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस। ये क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जब कभी मैग्नेटिक फील्ड आती है, और वो टाइम के साथ चेंज कर रही होती है। सिंस अपने को ईएमएफ के बारे में पता करना है किसी रॉड में या कहीं पर भी, तो ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना नहीं आ सकता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आना जरूरी है। तो अगर हमारे पास क्लोज लूप मिलेगा तो लाइफ आसान होगी, फ्लक्स से चले जाएंगे। अगर क्लोज लूप नहीं भी मिलता है तो हम क्या करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे, बेसिकली पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। आपको ये आपके नोट्स में है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो टेंजेंशियल जानती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, क्लोज लूप पर आती है। उस चीज को हार्नेस करने के लिए आप क्या करोगे कि ओरिजिन पॉइंट को या सेंटर पॉइंट को इससे बना करके एक ट्राइंगल बना लोगे, और अब आप कैलकुलेट करोगे कि हम इस ट्राइंगल OBC को देखना चाहते हैं, और OBC का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर आप OBC का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो OBC ट्राइंगल पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो क्या इसको भी हम ऐसा निकाल सकते हैं कि -d∅dt। जब ये -d∅dt निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमको एरिया का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, मॉड लगा दिया मैंने। तो एरिया आएगा ट्राइंगल OBC का एरिया और dB/dt। अच्छा, dB/dt तो अपने को पता चल जाएगा, ट्राइंगल के एरिया भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ तो हमको दिया गया होगा, लेंथ वगैरह वहां से निकल के आ जाएगा, तो ये हमको ईएमएफ पता चल जाएगा। लेकिन जो ये ईएमएफ पता चला है वो क्या केवल इस रॉड BC का है या इस पूरे ट्राइंगल का है, तो आप बोलोगे ये पूरे ट्राइंगल का है। कई बार मेंस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए BO ब्रांच में कितना ईएमएफ आएगा, BO ब्रांच में। तो ये जो ईएमएफ आया होगा, कैन वी से दिस ईएमएफ इज ईएमएफ ऑफ OB ब्रांच प्लस EMF ऑफ BC ब्रांच प्लस EMF ऑफ OC ब्रांच, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होता है या फिर डिफरेंशिएशन होता है फ्लक्स का, वहां से हम लोग पता कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ E.dl होता है। सो अगर आप पूरा देख रहे हो तो ये पूरा कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन E.dl ऑन द एंटायर OBC ट्राइंगल। तो आप OB इंटीग्रेशन करो, BC इंटीग्रेशन करो, OC इंटीग्रेशन करो। क्या आप हमको बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैं इसी को हाईलाइट करना चाह रहा था, E.dl। ये एग्जाम के लिए काफी क्रक्स पॉइंट है और पूछा जा सकता है मेंस में डायरेक्टली, और एडवांस में कहीं भी यूज कराया जा सकता है कि ये OB जो ब्रांच दिख रहा है आपको, OB ब्रांच, इसमें कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, या फिर हम E.dl अगर परफॉर्म करें OB के लिए तो क्या वैल्यू आने वाली है। तो ये पता करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अपने को पता चला कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी है, फील्ड लाइंस आर सर्कुलर।
तो अगर कोई भी फील्ड लाइन को आप इमेजिन करोगे तो ये हो जाएगी। और यहाँ पर अगर फील्ड को देखोगे तो फील्ड इस तरह से चलेगी टेंजेंशियली, जबकि डीएल कैसा चल रहा होता है, अलोंग द लेंथ चल रहा होता है। तो जब हम रेडियल डायरेक्शन में चलते हैं, रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल डायरेक्शन में कोई भी ईएमएफ नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है इंड्यूस की, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल बिकॉज दे आर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो ये जो ओबी पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जो ओसी या सीओ वाला पोर्शन होगा उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, उसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो जो ओबीसी ट्रायंगल का ईएमएफ आएगा वही बीसी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन पी से सी तक आएगा ई डॉट डीएल, इसको अपने नोट्स में चाहो तो ऐड कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ द ट्रायंगल ओबीसी। तो जो भी ट्रायंगल ओबीसी का ईएमएफ आएगा उसके बराबर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ईएमएफ इन ट्रायंगल ओबीसी। इसको नोट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको बस ओरिजिन से ज्वाइन कर, उस सेंटर से ज्वाइन कर देना, वो ट्रायंगल बनाओगे, उस ट्रायंगल से जो निकल करके आएगा वो अपने को उस रॉड का ईएमएफ निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियल वाले कंपोनेंट्स होते हैं उनका ईएमएफ जीरो आता है। और वो जीरो क्यों आता है? क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टेंजेंशियल होती है, और हम रेडियल चल रहे हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में चलने पे कोई भी ईएमएफ नहीं आता है। और इसका 1/3 सिमेट्री से कैसे वर्क कर रहा है आप देखोगे, इसको ज्वाइन कराओगे तो ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया आएगा, तीनों बराबर होंगे, इसलिए तीनों रॉड्स पर इक्वल 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 ईएमएफ आने वाला है। अगर ये आपको कम समझा होगा तो मैं फिर से बोल सकता हूँ, अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। आप और डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन क्लास में पिक कर लूंगा और उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लोगों को पेपर को आगे बढ़ाना है, तो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर, और हमको बताना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक काम करेंगे, इसको हम सॉल्व करके आपको चाहे एक ग्रुप पे डाल भी देंगे एक क्वेश्चन को, अगर डिस्कस नहीं कर पाए तो, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सो I2 1.5 एम्पियर आया है, I2 1.5 आया है, चेक करते हैं, कुछ करेक्शन होगा तो जरूर बनाएंगे। ये बोलता है कि सर्किट कैसा है, पहले ध्यान देखना है। एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है और डीसी सोर्स है। तो ये एसी का नहीं, ये डीसी सोर्स है, तो डीसी से रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। T इक्वल टू 0 पे स्विच आपने क्लोज किया है और रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर और मीटर की रिस्पेक्टिवली ये दी गई है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, और फाइनल रीडिंग ये पता करनी है। तो जस्ट आफ्टर और फाइनल दोनों केस देखना है। T इक्वल टू 0, सो T टेंडिंग टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर में क्या होता है, आप जानते हो कि यहाँ से कोई करंट जाएगा। लेट्स से ये करंट अपना कोई है, अच्छा I1 I2 नाम कुछ और भी देना है अपने को। I1 इससे एम्पियर की रीडिंग जो है उसको I1 बोलना है। सो यहाँ से I1 करंट जा रहा है। लेट्स से ये करंट हमारी I थी, तो यहाँ से करंट I2 जा रहा होगा। व्हाट अबाउट इंडक्टर? क्या इंडक्टर कोई करंट को पास करने देता है? आप बोलोगे नहीं। तो अगर इंडक्टर कोई पास नहीं, I2 का इसका नाम नहीं देते हैं, I2 को बाद में यूज करना है, तो आप पाओगे कि यहाँ से जीरो करंट जाएगा, जीरो करंट, क्योंकि इंडक्टर अलाउ नहीं करेगा, और ये आइडियल है तो ये भी अलाउ नहीं करेगा, तो करंट केवल ऐसा ही चल रहा होगा। सो हाउ मच I1 इज गोइंग टू बी? I1 की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी 30 डिवाइड बाई, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 30 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। अच्छा 30 2 is एम्पियर 30, हाँ, और R1 प्लस R2 अपने को दिया गया 15 हो जाएगी। गुड, 2 एम्पियर आ जाएगा। सो I1 की जो वैल्यू अपने को आ रही है वो 2 एम्पियर आ जाएगी। अच्छा V1 कितना आएगा फर्स्ट टाइम रीडिंग, इसका रीडिंग कितना आएगा? तो इसका रीडिंग इंडक्टर के क्रॉस आएगा। अब देखो यहाँ पे करंट तो जीरो जा रहा है, लेकिन di/dt जीरो नहीं है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि करंट इंक्रीज करेगा तो di/dt विल बी मैक्सिमम। तो ये तो अपना जीरो पोटेंशियल हो गया, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा पैरेलल केस में। तो इसकी वैल्यू हम पढ़ेंगे I1 R3। I1 कितना निकला है 2, R3 कितना दिया गया अपने को 10, तो इसका आंसर कितना है 20 वोल्ट।
तो इसका मतलब यहाँ पर इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल आया होगा वो 20 वोल्ट का रहा होगा जस्ट आफ्टर। छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, लेट से बहुत लंबा टाइम होगा इनफाइनाइट जिसको, या फिर हम ऐसा बोलेंगे काफी समय के बाद, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये करंट को एज सच मूव कराएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा क्योंकि करंट सैचुरेट हो चुकी है। तो V2 कितना आएगा, रीडिंग ऑफ V2 इज गोइंग टू बी 0, इट वोंट रीड एनीथिंग। I1 कितना रीड करेगा, यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, और अपने को ये करंट पता करनी है, तो एक सर्किट बना करके सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 30, this is R1, this is going to be R3, this is going to be R2, and some sort of this situation will be there. So R1 was 5, तो इनके numbers लिख देते हैं, ये 5 था, and this is 10, this is again 10. तो ये 10 और 10 मिलकर के कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, और 5 और 5 मिलकर के 10 बनाएगा, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर। जब ये 3 एम्पियर जाएगा तो इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1.5 एम्पियर बनेगा, ये भी 1.5 एम्पियर बनेगा। सो पॉइंट इज कि जो हमको I2 एम्पियर मीटर की रीडिंग चाहिए थी, सेकेंड केस की करंट वो 1.5 एम्पियर आ जाएगी। यू आर राइट। सो ये हमारे आंसर्स आ गया। अब हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना, इनको सॉल्विंग हो गया। बोल रहा है कि I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, I1 की वैल्यू अपने को 2 एम्पियर नजर आई। फिर आपसे बोल रहा है कि I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है, नो इसकी 1.5 नजर आई। फिर बोला द वैल्यू ऑफ दिस इज 2 ओम, सो V1 अपने को पता है 20, 0 डिवाइड बाई I1 प्लस 2I2, सो I1 इज 2, I2 इज गोइंग टू बी 3, तो ये 5 हो जाएगा। तो 20/5 है ये, बेसिकली 20/5 4 आना चाहिए, तो ये भी गड़बड़ हो रहा है, और इसकी वैल्यू 4 आ रही है, ये सही जा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बस डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। यस, तो डी करेक्ट हो जाएगा। पहले कुछ और दिया होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसका ओनली डी रहेगा। हाँ, तो ओनली डी हो जाएगा। सो 5 में एक करेक्शन आया आंसर में, ओनली डी इज गोइंग टू बी द राइट रिस्पॉन्स। और आपको क्या ये सॉल्विंग समझ में आता है कि किस तरह से सॉल्व किया गया, जस्ट 0 के बाद और बहुत लंबे समय के बाद? अगर ये समझ में आ रहा है तो अपना काम हो जा रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको सीखना है, थोड़ा सा टाइम दे करके सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, तो जिस पे करेक्शन है उसको जरूर बताइए ताकि हम लोग उसको बाद में चेंज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 इज की फिगर शोज क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, राइट। एंड डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये भी हम लोग एग्जैक्टली यही सॉल्व किया हुआ क्लास में। आपको पता होता है कि वो फील्ड कैसी आती है एंड ऑल दैट थिंग। Magnetic field inside cavity is uniform. Do you remember that it's uniform? Magnetic field inside the cavity is along A vector. So आप अपने नोट्स पे देखो, सारा कुछ हम लोगों ने लिखा है कि कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है, कितना होता है। कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कराना हो तो बोल सकते हो, अदरवाइज आपके नोट्स में मिल जाएगा और एज सच आप उसके आंसर कर सकते हो। So any option you are bothering about? पहले आया, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी आया, सिमिलर टाइप के एग्जाम में कई बार आते हैं। सो चेक योर नोट्स, यू विल गेट इट। क्वेश्चन नंबर 7, ये एलसी का है, और आपको अभी लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने किया होता प्रोबेबली कि क्या लिखा है, एलसी सर्किट दिया गया है, कैपेसिटेंस को मैक्सिमम चार्ज दिया गया है Q0, तो मैक्सिमम चार्ज अपने को पता होता है, तो उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है। आपने इसके बारे में सॉल्विंग किया था, किसी भी इंस्टेंट पर Q निकल के आए थे, कितना आया था मैक्सिमम चार्ज जो कि Q0 है इनटू cos ओमेगा t से चलता है, तो करंट कितना बनता है Q0 ओमेगा, इफ यू रिमेम्बर sin ओमेगा t। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है। ये रिजल्ट्स आपके ब्रेन में रहने का आफ्टर डूइंग ऑल दोज स्टेप्स दैट वी हैड। अब आपसे पूछता है di/dt की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, डन। di/dt अपने को निकालना है,
सो ये क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और व्हाटएवर। मैक्सिमम चाहिए तो व्हाट इज द मैक्स वैल्यू? दिस मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्यू नॉट इज क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी। तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है? क्यू नॉट अपॉन एल सी। ऐसा एक ऑप्शन होगा, उसको मार्क करना था, पहले ही ऑप्शन दिख गया होगा मार्क कर देने का। सो जब कभी एलसी से क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं ना। इन रिजल्ट्स में ख्याल क्या रखना है कि अगर कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज इनिशियली दिया गया है तो हम कॉस से स्टार्ट करेंगे या फिर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको इनिशियल कंडीशन पे देखना है। सिंस उसने मैक्सिमम पूछा था तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसीलिए उसने ये इस बात पे जोर नहीं दिया कि इनिशियली क्यू मैक्सिमम था और समथिंग लाइक। तो अगर आप ओमेगा टी प्लस फाइव लेकर के चलोगे तब भी अपने को यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछता है कि इन द गिवन एसी सर्किट, तो ये एसी से क्वेश्चन है। स्विच एस इज एट पोजीशन 1, तो पहले ये पोजीशन 1 पे था, दैट मींस ये कौन सा है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो उस समय सोर्स ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 होगा, वो 8 लिखा हुआ है, तभी तो इसका कोई मीनिंग आएगा। नाउ इफ द स्विच, ओके करेक्शन है लैंग्वेज में, इफ द स्विच इज एट पोजीशन 2, तब क्या होने वाला है? तो अब देख सकते हो कि क्या आने वाला है। इनिशियली पाई बाई 6 था। सर यस। ईएमएफ तो कभी लीड कर ही नहीं सकता ना कैपेसिटर है तो। क्या नहीं कर सकते? कंपेयर नहीं कर सकते? नहीं मतलब जो वोल्टेज मतलब ईएमएफ है वो लीड नहीं कर सकता ना, करंट से लीड नहीं कर सकता कैपेसिटर में। कैपेसिटर के केस में तो फिर RC एक ही ऑप्शन होगा ना, सी दिया है। अच्छा ये बोल रहे हो। अच्छा ये अब बोल रहे हो, ओके। हाँ ठीक है ना, वहां से भी चलता है, क्योंकि पहले आरएल सर्किट रहा होगा। आरएल सर्किट में इसने सोर्स को लीड करते हुए दिखाया है, और अगर हम आरसी सर्किट पर आएंगे तो आरसी सर्किट पर हमारा करंट लीड करेगा, और करंट लीड कर रहा है पहले वाले केस में, करंट लीड कर रहा है सेकंड वाले केस में, तो हमें लीड कर रहा है। हाँ तो अपने उस तरह से आंसर दे देंगे। अब अपने को ये देखना है कि आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा या पाई बाई 3 आएगा। सर पाई बाय 4 आ रहा है वो सही है, बस उसमें रॉन्ग है कि सी ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है। अच्छा सी ऑप्शन दिया है और आप ए चाहते हो, चलेगा ना। और समझ में आ रहा है कि आरसी सर्किट है तो फिर करंट को लीड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इस पे भी करेक्शन आ रहा है, कहना चाहते हो आप ये, राइट? सो इसका आप बोल रहे हो करेक्ट ऑप्शन ए। तो इसको हम लोग ए को मार्क करेंगे। डाटा रॉन्ग था। डाटा का मतलब आपको क्या ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से या रॉन्ग जो मिसप्रिंटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से लग रहा है, या फिर किसी और वजह से लग रहा है? कुछ और भी रॉन्ग है? सेम सर, पाई बाय 6 मालूम ही नहीं था ना कि क्या था वो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, पाई 6 था। ओके सर थोड़ा लेकिन सा अगर आप लीड्स फोर्स बाय मतलब करेंगे वही तो समझ में पाई आ होगा जाएगा। ना। हाँ मतलब थोड़ा सा फोर्स करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो मिसप्रिंटेड है और बाई 6 दिख रहा है। क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि हम पहला जो लॉजिकल कनेक्शन है पाई बाई 6 से आगे बढ़ते हैं, और उससे जो आंसर आएगा उसको मार्क कर देंगे। अगर उसके अलावा कोई और आंसर देना चाहेगा तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा। अगर इससे पाई को हम सपोज कर लीजिए 2 पाई आपसे पढ़वाते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, लाइक दैट वाज नॉट एबल टू, नोबडी इज एबल टू गेस कि लाइक वो पाई है या 2 पाई है। लेकिन पाई जैसा कुछ गेस करना बनता है। तो हालांकि मिसप्रिंटेड है, आई एम एग्रीइंग, लेकिन वो कैचेबल है। तो अगर आपको ज्यादा हार्ड जा रहा है तो हम बोनस कर सकते हैं, क्योंकि दिस सर इज कैच लाइक हुआ
हाँ कैचेबल है इतना, लाइक इतना पढ़ने के बाद जब हम लोग 12th पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं। हाँ अगर ये 11th में हो रहा होता तो फिर एक बार के लिए सोचते कि लाइक ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट, तो कैचेबल है। और अगर आपको बहुत ज्यादा बॉदर करता है तो मतलब आइडियली तो फिर वो रॉन्ग माना जाएगा, बट प्रैक्टिकली चलता है। सो ओवर द टाइम आप स्लोली प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हो और आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म की मिस्टेक्स हैं, फीजिबल है। एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, अगर आईआईटी के एग्जाम में आएगा तो फिर उसको वो एब्सोल्यूट लेते हैं, फिर वो बोनस करेंगे, उनको करना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं तो चलता है। सो आगे भी अगर ऐसे कोई माइनर से मिस्टेक्स होते हैं तो इसे एक और प्रमोशन मिलेगा कि अगर ऐसे कोई माइनर से मिस्टेक होते हैं तो आप उसको छोड़ो नहीं, बल्कि उसको आप ट्राई करो एक बार के लिए। और अगर आईटी के एग्जाम में भी आता है तो आप वहां पर भी इसको पाई लेकर के ट्राई करके आंसर मार्क करके आ सकते हो, उसमें आप ज्यादा सेफ रहोगे, दोनों तरह से सेफ रहोगे। अगर वो गलती से बोनस नहीं भी करते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है ना, कि टीम बैठा हुआ, उनका डिस्कशन हुआ कि क्या डिसाइड हुआ, उसके बेसिस पर कंक्लूजन होता है। तो डिपेंड्स कि कौन से लोग थे, उन लोगों ने क्या किस चीज को ज्यादा फोर्स कर दिया। तो उस केस में आप सेफ रहने के लिए क्या करो, जो आप इन्फ्रेंस ले सकते हो मोस्ट अप्रोप्रिएट, उस इन्फ्रेंस को लेकर के अपना आंसर लगा के चले आओ। आपको हर एक कंडीशन में फायदा होगा, बोनस आएगा तब भी आपको फायदा है, और अगर गलती से बोनस नहीं भी करता है, उस तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, तो भी आपको फायदा हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने को छोड़ना भी नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोई रैंडम चीज लिखी हो और वी आर नॉट एबल टू गेज, तो अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है इमेजिनेशन को, और ये इस तरह की चीजें जमती है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक क्वेश्चन और किसी में करेक्शन था तो उसको आप नोट कर लेना, बात की आपको बताना पड़ेगा। फॉरगेट समवेयर, यस दिस वन लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। So we are a little slow, speed will grow over the time. It says a coil of inductance resistance connected an AC source with this power factor of the circuit is। अब यहाँ पर भी देखो आपको क्या समझ में आएगा ना कि इसने सीरीज और पैरेलल जैसा कोई वर्ड नहीं बोला है, तो रहता है थोड़े बहुत पॉइंट्स की हम लोग उतने मैच्योर हो जाते हैं तो हैंडल करते हैं। तो इसने बोला है कॉयल इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस है, तो ये एक ही कॉयल की कहानी है। अगर आप लूजली पढ़ोगे तो आपको ऐसा भी समझ में आ सकता है कि किस सीरीज में लगाना है कि पैरेलल लगाना है। तो ये जब कॉयल होती है ना कोई, तो उसके पास इंडक्टेंस ऑटोमेटिकली होता है, उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली होता है। इसका मतलब वो किसकी बात चल रही है, सीरीज की बात चल रही है। और फिर पावर फैक्टर आपको सर्किट का निकालना है, तो आपने निकाल लिया होगा नीड टू से। किसी को इश्यू आया तो आप बोल सकते हो, वी हैड अ सिमिलर क्वेश्चन। फाई निकालिए। और ये क्या है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो टेन फाई का फंडा अपने को आता है। टेन फाई कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स एल अपॉन आर, बस यहाँ से फाई निकालो, कॉस फाई अपने को आंसर करना है। अगली लाइन में आपका आंसर है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो ये आंसर आ जाएगा। करेक्शन हो तो आप बोल सकते हो। तो ये एसी इक्वेशन ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते कि आपको हर बार सर्किट बनाना है और बहुत कुछ सॉल्विंग करनी है। कई बार हम बहुत शॉर्टकट में भी कर लेते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल प्रैक्टिस, दैट्स डन। क्वेश्चन नंबर 10। VRMS, हाँ ये इसका यूज नहीं है थर्ड ए का, क्योंकि ये ओमेगा लगेगा अपने को और ये लगेगा। हाँ, तो 13 वोल्ट जो है वो एक्स्ट्रा में, तो कई बार रहता है कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा में, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 10। It says कि in the circuit shown the reading of a meter is given. So इसकी रीडिंग अपने को दे रखी है। इसका तो ये RMS वैल्यूज होगी। इसका भी AR है। इसका शायद सर, ये इसका भी आंसर, इसका शायद ये C दिया है क्योंकि वो बड़ा सा लिखा मेरे को दिख रहा है। एनीवे, हाँ सर, हाँ चेक कर लेते हैं। तो इसने करंट आपको 10 एम्पियर दिया है और C इसका EMF आपको दे रखा है या वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। रीडिंग ऑफ VL चाहिए, इसकी रीडिंग चाहिए। So how we are going to proceed is like this कि अपने को इसका रीडिंग चाहिए। That means we are interested in writing IXL, isn't it? और what we know is VC which is IXC। C के बारे में कहीं बोला नहीं गया है, तो I अपने को पता है 10 और VC है 200, तो XC अपने को पता चल गया। XC की वैल्यू 20 आ रही है।
अच्छा, इसके बाद में एल के बारे में कुछ बताया गया है? एल के बारे में नहीं बोला गया, ठीक है। दूसरा अपने पास फंडा क्या है कि वी एल का दिस फेजर, वी आर का फेजर, वी सी का फेजर मस्ट बी इक्वल टू टोटल। टोटल कितना दिया गया, आरएमएस के टर्म में बात करेंगे तो ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू और आरएमएस को अगर फेजर में लिखते हैं तो कुछ ऐसा जाने वाला है कि अपने पास सेम करंट रहेगी और एक वी आर इधर आएगा और वी एल ऊपर जाएगा, वी सी नीचे आएगा। सो दिस इज योर करंट, दिस इज योर वी आर, दिस इज योर वी एल, दिस इज योर वी सी, ठीक है। अच्छा, अपने को टोटल करंट पता है और कहाँ पर अपने को जाना है, वी एल पर जाना है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रिजल्टेंट v इज गोइंग टू बी v नॉट, v RMS होता है v नॉट बाई रूट 2, तो ये 1000 हो गया। v नॉट आपको यहाँ से दिख रहा है। सो अपने को v पता हो गया, vl vc की वैल्यू पता है 200 है, vr भी पता चल जाएगा, vr कितना जा रहा है 10 से मल्टीप्लाई करो 1000 हो गया और रिजल्टेंट ये आना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, हमको कुछ ऐसा करना है, v इज इक्वल टू जो आएगा वो अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा बोलो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये रूल लगेगा। अगर आपने ये रूल लगाया है तो अपने को आंसर मिल जाएगा। अपने को क्या चाहिए था, वी एल चाहिए था, बाकी सारी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। सो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1000 का स्क्वायर। माय गुडनेस, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? तो यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि ये वी आर भी 1000 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये रेजोनेंस वाली कंडीशन, हाँ ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है। सो यहाँ से अपने को यही पता चल गया कि वी एल की वैल्यू वी सी के बराबर आना चाहिए और वी सी कितना दिया था 200, तो 200 वोल्ट हो जाएगा, सही कह रहे हो। सो ये रेजोनेंस कंडीशन है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने फेजर यूज किया, वैल्यूज को यूज किया और फिर अपने को जैसे पता चल गया कि रेजोनेंस है, इसका मतलब एल और सी का दोनों का तो बराबर ही होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम 200 वोल्ट पकड़ेंगे, ए ऑप्शन पकड़ेंगे। यस, इस पे भी करेक्शन है और तभी आपके मार्क्स कम लग रहे थे। ओके, सो इस पे भी करेक्शन है, ठीक है, मैं सारे करेक्शन कर दूंगा। सो ए ऑप्शन विल बिकम द राइट ऑप्शन। आपसे ये भी पूछ सकता था वेदर दिस इज रेजोनेंस और नॉट, उसको भी चेक कर सकते थे आप। सो गो विद द फेजर एंड इन दिस सिंपल रिजल्ट्स आप आंसर तक पहुंचते हो। ओके, सो दिस वाज 10th क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 11th पर आते हैं। 11 says कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दिया गया कनेक्टेड अक्रॉस अ चार्ज कैपेसिटर of capacitance given and the resulting LC circuit is set oscillating to its natural frequency. So ये LC oscillation है. Let Q denotes instantaneous charge on the capacitor, I denotes instantaneous current in the circuit. It is found that the maximum value of Q is this. When Q is this, the value of di by dt is found to be this. Find x. तो ये LC ऑसिलेशन जो आपने लास्ट में पढ़ा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और आप पाओगे कि LC ऑसिलेशन जो एग्जाम के लिए काफी फेवरेबल है, फेवरेट है, तो वो आपसे पूछ सकता है उस तरह के क्वेश्चंस। तो कैसे सेट करना है, इसने बोला कि आपके पास एक इंडक्टर था और उसको आपने कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है और उसका मैक्सिमम चार्ज वगैरह दे रखा है। सो कुछ इंडक्टर था आपके पास और चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया। एग्जैक्टली वही स्टोरी है, चार्ज कैपेसिटर है तो क्यू नॉट चार्ज था, फिर सी है, एल है, तो अपने रिजल्ट्स हमारे पास है। क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या हो जाती है, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप इन रिजल्ट से आगे बढ़ सकते हो। ओमेगा की वैल्यू कितना पिक करना, 1/√LC। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। उस समय पता करना जब क्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ ऑफ द क्यू नॉट हो जाए। सो ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा मैथ्स यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब आपको डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम नहीं निकालनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपने देखा था डी आई बाई डी टी मैक्स निकालनी थी। अब आपको डी आई बाई डी टी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालनी है। सो यू कैन हैंडल दैट। यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालो,
ये जो डी बाई डी टी आती है वो क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर आएगी और ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगी। अच्छा, जब क्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा तो कॉस ओमेगा टी हाफ हो जाएगा। यहाँ को इसको यूज कर लो, क्यू को क्यू नॉट बाई 2 रख लो और ये क्यू नॉट है और ये कॉस ओमेगा टी हो गया। तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी आपको हाफ मिल गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? हाफ क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि वो एसएचएम जैसा कुछ चल रहा होता है, उसको यूज कर सकते हो। आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। आप ट्राई करो, नहीं उसमें ना आने कोई चांस नहीं है। क्यू नॉट आपको दे रखा है 200 माइक्रो कूलम, मिली कूलम है, ये मिली कूलम है। और इसके बाद आपको ओमेगा लगेगा, ओमेगा के लिए एल और सी लगेगा, दोनों अपने को पता है। और ये मिली हेनरी पर है, मिली फैराड पर है, तो उसका ध्यान रखना है। रख दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है क्यू नॉट अपॉन 2 टाइम्स एल इंटू सी। तो ये 11th हो गया। क्वेश्चन नंबर 12th, एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। तो ये आरसी सीरीज सर्किट है, जिसको हम लोग सॉल्व करके अपने नोट्स बुक में ऐड कर चुके हैं, रिजल्ट्स हमको पता है। द करंट रजिस्टर्ड इज आई if now the current in the circuit is found to be halved, then the ratio of reactance to the resistance at original frequency is this, find n। फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये बोला कि एक एसी सोर्स के साथ आपने ये लगाया है और द करंट रजिस्टर्ड इज आई, सो अपने को करंट दे रखा है। if now the current in the circuit is found to be halved, the ratio of reactance to resistance at original frequency, इसका मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी बदल गई है। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा है ये। एक बार फिर से पढ़ते हैं तो देखते हैं, कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं जा रही है। एक एसी सोर्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो आप बोलोगे कि ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाया है। अपने को ये चेक करना है कि क्या वो सोर्स बदल रहा है या फिर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, क्या बदल रहा है। करंट रजिस्टर की गई आई, तो आई करंट इस पे रजिस्टर्ड है। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो हम लोग इसको लेकर के रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, सो हम लोग थोड़ा सा और एफर्ट दे रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेकंड स्टेटमेंट जो यूज कर रहा है उस पर क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आंसर दे देंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। सो द करंट रजिस्टर्ड इज आई इफ now the current in the circuit is found to be half। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिस हो गया। यहाँ तक एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जा रही है और फिर जो इफ लगाया है ना, इफ के पहले कुछ चेंज करने की बात कही गई होगी कि ऐसा कुछ करने से करंट हमारी हाफ हो जाती है। अब क्या करने से, मे बी लाइक वो रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हो, कैपेसिटेंस को चेंज कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हो। और क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि रेशियो ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। तो माइट भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट होगी, फ्रीक्वेंसी को हमने अगर डबल किया, हाफ किया, ट्रिपल किया, कोई फैक्टर से चेंज किया, तो फिर करंट हमारी हाफ हो जाती है। हाँ, सो ये स्टेटमेंट मिसिंग है। और सिंस यहाँ पर हम लोग कितना भी स्ट्रेच ऑफ थॉट या थिंकिंग को स्ट्रेच करेंगे तो हम उस स्टेटमेंट को कैच नहीं कर सकते एज ए स्टूडेंट। इनकम्प्लीट क्वेश्चन कैटेगरी में रह जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज गोइंग टू बी अ बोनस। आई नीड टू चेक कि कौन सा स्टेटमेंट वहां पे मिस हो गया है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो जो प्रोबेबली, मैं प्रोबेबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा इसकी लैंग्वेज है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको रीड करूँ तो प्रोबेबली सम फ्रीक्वेंसी को किसी फैक्टर से या किसी पार्ट से चेंज करना चाह रहा है, और वो स्टेटमेंट देना ये मिस हो गया है। उसके बाद फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उस पहली वाली फ्रीक्वेंसी पर हम लोग करंट निकालते हैं। तो करंट को कैसे सॉल्व करते हैं? आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई जेड, इनिशियल वाला जेड, एंड देन फिर आई डैश निकालते तो कि वी अपन जेड डैश हो जाता। करंट हमारा हाफ हो गया, डिवाइड कर लेते हैं तो z और z का रेशियो निकल के आ जाता है। और जब z रहा होता है तो उसमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी रहा होता है, एक्सी का मतलब ओमेगा रहा होता।
तो यहाँ से ओमेगा को हम रिलेट कर पाते हैं, प्रोबेबली ऐसा कुछ रहा होगा. सो इट्स अ मिसिंग इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज हाफ, सम इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, सो इट्स अ बोनस. बट अगर ऐसा रहेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ तो आप कनेक्ट कर पाओगे. अगर ये आपके थॉट्स में आ जा रहा है मतलब हमारा काम हो रहा है, हम लोग समझ सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर आंसर भी आएगा. गुड. सो 12th बिकम बोनस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अब देखो यहाँ पर इतनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कि अपना स्ट्रेच ऑफ थॉट भी उसको कैच नहीं कर सकता है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना है कि हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें. कॉमन सेंस से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इट्स ओके. क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स कंप्लीट एटली दिस. 13 says कि एक पिक्चर दे रखा है और given figure coil with edge of length 1 meter is carrying current 1 ampere. There exists in space a uniform magnetic field twice Tesla in positive y direction. So this is y, this is field direction. Good. And find the torque on the loop. Loop पर torque calculate करना है. तो हम लोग जानते हैं torque calculate करना हो, loop हो, magnetic field हो, तो एक formula है हमारे पास mu cross b, और उससे निकाल सकते हैं. यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो हम इसको लगा देते हैं. नॉन यूनिफॉर्म केस में फिर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, अदर थिंग. अब आपको लूप निकालनी है तो लूप को ध्यान से ऑब्जर्व करो. यहाँ पे जो लूप है वो 3 डायमेंशन में है और मतलब प्लेनर लूप अपने को चाहिए होती है, यहाँ के लिए प्लेनर लूप चाहिए होती है, तो इसको हम प्लेनर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? आप इसको यहाँ से आपस में ज्वाइन करा दो. तो एक कंस्ट्रक्शन ये बनाओ और इसको भी आपस में ज्वाइन करा दो. सो बेसिकली आपने इसको 3 लूप्स में डिवाइड कर दिया. 3 लूप्स में, एक ये जो YZ प्लेन पर है पूरा का पूरा, दूसरा ये जो XZ प्लेन पर है, तीसरा ये जो YZ प्लेन के पैरेलल पर है. नाउ कैसे जस्टिफाइड करते हैं इस चीजों को? जस्टिफाई करने के लिए जो भी करंट चल रहा होगा, लेट्स वो करंट आई था, तो जब हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें हम बोलेंगे कि एक आई ऐसे भी जा रहा होगा और एक आई ऐसे भी जा रहा होगा, सो दैट कि टोटल आई हमारा कितना हो जाए? 0. क्योंकि वहां पे ब्रांच नहीं है, ब्रांच हम क्रिएट कर रहे हैं, तो 0 को हम i माइनस आई लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं ना. ये जो फर्स्ट वाला i है वो एक कंप्लीट लूप बनाएगा इसके साथ, जो ZX प्लेन की लूप है, और जो माइनस वाला हम लोग लगाएंगे ऊपर वाला करंट, वो इसके साथ पूरा करेगा. तो 2 लूप के फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे और तीनों लूप का हमको क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना है. लेट्स कॉल दिस लूप एज अ 1, दिस लूप एज अ 2, दिस बाहर वाला लूप एज अ 3. 3 को मैं इधर बना देता हूँ. सो व्हाट अबाउट μ1? क्या हम μ1 वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? उसका कुछ μ1 मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन पे जाते हैं, डायरेक्शन उसका आएगा आई कैप डायरेक्शन में. फिर अपने को μ2 वेक्टर निकालना है. μ2 वेक्टर कितना आ जाएगा? μ2 की जो डायरेक्शन आएगी आप देखोगे वो y कैप आएगी, तो ये आएगा μ2 टाइम्स y कैप बोले तो j कैप. And finally μ3, when you are going to write it as μ3 is going to be equal to μ3 the magnitude into that's going to be minus I cap. अच्छा, ये इसका सभी का कॉइल जो बनाया गया है एज ऑफ 1 मीटर है. देखने में ऐसा है लेकिन सभी क्या है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का है. इसका मतलब सभी के एरियाज बराबर है, सभी में करंट बराबर है, तो बेसिकली सभी के म्यू वैल्यू बराबर है. तो आप चाहे इनको 1 2 3 ना लिख करके म्यू ही लिख सकते हो. सिंपल रीजन, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड बराबर आने वाले हैं, एरियाज बराबर है, करंट बराबर है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट म्यू? तो आप बोलोगे रिजल्टेंट म्यू इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ ऑल दीस म्यू आईज. इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो म्यू जे कैप के बराबर आने वाली है. और b के साथ इसका क्रॉस करना है, तो b कितना अपने को दिया गया है? b इज गिवन एज b जे कैप. इन दोनों का क्रॉस अपने को टॉर्क देने वाले हैं. Now you have understood कि सेम वेक्टर्स या पैरेलल डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है. सो टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी. नो टॉर्क विल बी एक्टिंग एट ऑल. ऐसा क्वेश्चन मेंस में बिल्कुल पूछा जा सकता है, सिंपल टाइप का, इवन एडवांस में भी पूछ सकता है. तो अपने को क्या करने का? म्यू निकालना है और म्यू का रिजल्टेंट निकालना है. जब कभी 3 डायमेंशनल स्टोरी बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको प्लेन लूप्स में डिवाइड कर लो, और प्लेन लूप में डिवाइड करने के लिए कोई अगर कनेक्शन करना पड़े तो कनेक्शन को कर लो, मेकिंग श्योर कि उस पे नट सेल में करंट 0 रहनी चाहिए. अगर आप उन करंट लूप्स को सेपरेट करते हो तो कोई भी करंट आप
अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दैट इट रिमेंस 0। 13 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 says कि a particle of mass m having charge q is projected from origin with velocity given in the region having magnetic field this। so कुछ वेक्टर जैसा कर रहा है तो हम लोग वेक्टर जैसा मान के चलेंगे उसको भी। and coordinate of particle when it touches nth time the line this is this, find and then a is, a के बारे में पता करना है। तो ये सब क्या चल रहा है ये अपने को समझना है। 14th का 2 है आंसर, 2 है आंसर। तो क्या आंसर को अपने को चेंज करने की जरूरत है क्या? तो अगर जरूरत है तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर मेंटेन करेंगे। सो एक अच्छा सवाल है और इसमें काफी कुछ विजुअलाइज करने की आपको जरूरत है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल निकालना है। आप ओरिजिन से इसको थ्रो करते हो तो आपको उसका पाथ पता करना पड़ेगा, और इस लाइन को बार बार टच कर रहा होगा तो nth टाइम कब टच करेगा और कितने टाइम के बाद टच करेगा, उसको nth टाइम को टच देखना है अपने को। coordinate of the particle when it touches nth time the line this। so how we can handle this question then? उसके लिए कोऑर्डिनेट्स बनाना थोड़ा सा कंपलसरी लग रहा है, क्योंकि जब तक हम कोऑर्डिनेट्स नहीं बनाएंगे हमको विजुअलाइजेशन में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है, क्योंकि उसने ओरिजिन वर्ड यूज किया और एक लाइन को भी यूज किया है। तो अब इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू √3x, ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। इस लाइन को टच करता है एंड टाइम, और दैट्स y एक्सिस, दैट इज x, दैट इज y इज इक्वल टू √3x। यूजिंग मैथ यू कैन से कि ये एंगल जो रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। और एक पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट करता है i डायरेक्शन में v0 से, तो ये v0 से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? अच्छा ये x लिखा हुआ है क्या? ये थोड़ा सा डाउटफुल जा रहा है। एनीवे अगर ये x है जैसा कि देख रहा है तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि इसका y कंपोनेंट वेरिएबल है। सो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आपको इधर नजर आ रहा है और एक कंपोनेंट आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है। सो रिजल्टेंट किधर आएगा वो पता कर सकते हैं। रिजल्टेंट इधर आने वाला है। इट सीम्स लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा है। एनीवे अभी उसको कैरी करके चलते हैं। So this is going to be your b0 value and this is going to be b0 √3x। जैसे ये पार्टिकल x की डायरेक्शन में जाएगा तो x इसको लेकर के चलेगा। ये x आने से इस वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट्स करते हैं तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो कंपोनेंट आएगा ये v0 cos 60 आएगा और ये कंपोनेंट आएगा v0 sin 60 आएगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये क्वेश्चन में प्रोबेबली ये x नहीं होना चाहिए। अगर ये x है तो उसको हमको डील करना थोड़ा सा चैलेंजिंग करने वाला है। नहीं सर, वो x कोऑर्डिनेट है ना, वो आगे का सेंटेंस है। अच्छा x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ओके ओके गुड, बिल्कुल सही करो। ये x इस स्टेटमेंट के साथ है, वो इसके साथ लिख दिया है तो वो ऐसा लगा कि ये देखो क्या होता है ना, लिखने का तरीके से भी कुछ थोड़ा सा लग रहा था कि जे कैप फिर इधर लिखता है वो। और अगर ये x यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है, क्योंकि सेट इसका ये जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है वो x के साथ बदल रहा है, तो सिचुएशन गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। ये आपने राइटली आइडेंटिफाई किया कि ये जो x है ना वो बेसिकली स्टेटमेंट का पार्ट है। तो अगर उस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ऐसा स्टोरी है। अब आप जल्दी कर ले जाओगे, अब आपके लेवल पर चीजें आ गई हैं। अब उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 60 डिग्री पर आएगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी।
और नाउ यू कैन हैंडल कि ये कौन सा केस हो गया, ये वो केस हो गया जो हम लोगों ने 3 केसेस किए थे। एक में थीटा को 0 रखा था, एंगल को 90 रखा था, बी और वी के बीच के एंगल को, और एक बार बीच का एंगल रखा था जिसमें हेलिक्स बना था। तो ये हेलिकल पाथ पे चलेगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पीरियड, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तो आप लिखते हो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो पिच इधर चलता रहेगा इसका, बस हो गया। अब आपसे पूछता है कि nth टाइम मिलेगा, तो हर एक टाइम पीरियड के बाद ये मिलने वाला है, हर एक टाइम पीरियड के बाद मिलने वाला है। यस सर वो y इक्वल्स टू रूट 3x के अबाउट गोल गोल घूमेगा ना, वो उसको टच किधर करेगा? वो क्या करेगा, हाँ सुन देखो चलेगा कैसे, ये बताते हैं। इनिशियली आप देखो कि ये जो कंपोनेंट है पैरेलल वाला, ये इसको ट्रांसलेट कराया जाएगा यूनिफॉर्मली, ठीक है, और इसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, तो लाइफ बहुत आसान है। ये जो दूसरा कंपोनेंट है, इसकी वजह से इसमें v क्रॉस b का फोर्स आएगा। जब आप v क्रॉस b का फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो ये पार्टिकल को अपवर्ड लिफ्ट कराएगा। और ये इस तरह के सर्किल पे ले जाना चाह रहा था ऐसा, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये सर्किल आगे भी बढ़ रहा है, तो ये हेलिक्स पे जाएगा। तो पहले ऐसे यहाँ से ऊपर उठेगा, ऊपर आने के बाद फिर वो नीचे इधर जाकर किसको टच करेगा जाकर के, तो ये फर्स्ट टाइम टचिंग होगी, समझे? हाँ, तो वो फर्स्ट टाइम टचिंग होगी, सेकेंड टाइम टचिंग होगी, थर्ड टाइम टचिंग होगी। तो टाइम नहीं पूछा था इसने, शायद कोऑर्डिनेट पूछा था। तो एक टाइम में कितना, ये टाइम पीरियड है, तो इतने टाइम में कितना चलेगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा v नॉट cos 60 इंटू टी, और n बार में कितना चलेगा, इसी को n से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अगर हमने को n टाइम चलाना था तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना आंसर कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, v नॉट cos 60 इज 1/2, और t की वैल्यू हमारे पास 2 पाई m, और इधर एक n है, डिवाइड बाई q भी है। सर एक्स कोऑर्डिनेट v नॉट cos 60 इंटू cos 60 होगा ना? एक्स कोऑर्डिनेट उसका जो बनेगा जाकर के, एक्स कोऑर्डिनेट जब वो टच करेगा, है ना, अपने को तब तक निकालना जब तक वो टच करेगा जाकर के। ओके ओके, यू आर राइट। अभी हमने जो निकाला है वो लाइन वाला दिखा, पिच इधर जा रहा है, परफेक्ट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फिर आप क्या करोगे, अगर इधर चला गया ये वैल्यू, अगर हमको पिच पता चल जाती है, तो एक काम करते हैं ना, इसको एक्स नाम दे करके पिच नाम दे देते हैं, फिर स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। ये मिस्टेक नॉर्मली हो जाती, तो v cos 60 इंटू टी, ये पिच आएगा, और पिच हमारा x डायरेक्शन में नहीं है, तो अपने को x डायरेक्शन पता करना है। nth बार में जाएगा तो np हो जाएगा, तो आप देखो इधर अपने को np चलना है, और ये 60 डिग्री है, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट का, तो ये प्रोजेक्शन निकालोगे, ये 60 है, तो ये x निकालना होगा। गुड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी np इंटू cos 60, तो इसलिए एक बार cos 60 आपको और लगाना पड़ेगा। अब आप p की वैल्यू उठा करके इस पे रख दो और इससे कंपेयर करा लो, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब अगर आंसर में चेंज आ रहा हो तो जरूर कर सकते हैं, नहीं आ रहा होगा तो फिर जो है उसको रिटेन करेंगे। तो अगर आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया, ये x का एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ क्योंकि x को बोल्ड बना दिया था, और वैसे भी जे कैप के बाद का आगे का लिखते हैं हम लोग, और लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ से भी समझ सकते हो, सपोज कर लीजिए हम x से आगे बढ़ते ना, हमारे लिए कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाती है कि हमको लगता है कि हमारे लेवल के ऊपर निकल गया। तो सिंस हमारे लेवल के ऊपर निकल गया तो अपने को दिमाग में रखना कि इतना भी ज्यादा नहीं करता है, तो फिर चेक करेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, और अगर कोई वे आउट निकलता है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और जैसे ही आपको पता चला इस डायरेक्शन में, तो आपको बहुत आसान हो गया कि इस डायरेक्शन में पिच निकाल सकते हैं, फिर प्रोजेक्शन से एक्स निकाल सकते हैं और एक्स के बारे में कंपेयर करना है। एडवांस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें, मैथ्स भी है, हेलिकल पोर्शन भी है, 3D इमेजिनेशन भी है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन तो है ही। क्वेश्चन नंबर 15 क्विकली जो बच्चे उनके बारे में आइडिया कर ले लेते हैं, सो दैट कि ये पेपर कंप्लीट हो जाए। 15 में फाइंड वैल्यू ऑफ n, और n किसके लिए बोला है, इट इज 3n। व्हाट इज 3n? एट दिस इंस्टेंट EMF इन द रॉड में EMF निकालना है अपने को। सो मैग्नेटिक फील्ड है और L है, ओमेगा है, तो EMF निकालना है। वो आप जानते हो कैसे EMF निकाला जाता है। सो उसके लिए क्या चेंज है, क्या डिफरेंस जा रहा है, B अब L पता है अपने को, और सिचुएशन दिख रहा है। At some instant velocity of B is given to us as 3
मेकिंग एंगल थीटा। तो ये देखो, आपको याद होगा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था जिसमें हम सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता करा करते थे, याद है? तो उस चीज को ये यूज करा के पहले आपसे ओमेगा चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार हमको ओमेगा मिला तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। सर लेकिन ये हम, हाँ बोलो। वो ओमेगा तो आ गया था, पर ये फॉर्मूला तो स्ट्रेट रॉड के लिए रहता है ना, इसको आ रहा है। हाँ, तो रॉड यहाँ पे भी तो रॉड ही तो है अपना। अब आपको ये कंसर्न आ सकता है कि हम वहाँ पर यहाँ पे एक पॉइंट से टाई करके देखते थे, ठीक है, तो उसको आप जस्टिफाई करो कि अगर मान लीजिए ये रोटेट कर रहे हो किसी पॉइंट से, अगर हम किसी और पॉइंट से निकालते हैं तो हमारा ईएमएफ क्या बनने वाला है। तो उस केस के लिए इसका सेंटर ऑफ रोटेशन निकालो। इसका जब आप सेंटर ऑफ रोटेशन निकालोगे तो कुछ ऐसा निकला होगा ये। और एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से जब ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा बदल रहा होगा, और उसी इंस्टेंट पर अपने को ईएमएफ चाहिए। सो आप एक और भी काम कर सकते हो कि उसके लिए फिर हम लोग ये पता करें कि इसकी अलग अलग वेलोसिटी है, फिर इसको फिर से अलग से प्रूव करना पड़ेगा क्या। हम लोगों ने ऐसे जनरलाइज नहीं किया कि कहीं से भी अगर आप इसको रोटेट कराते हो तो सेम आएगा। हम लोगों ने सिंपली ये पता किया कि इसका रोटेशन का बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आता है, और अगर हमने सेंटर ऑफ रोटेशन बदल दिया तो स्टोरी हमारी बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। So what else we can do to get its answer? अगर हम और भी आगे बढ़ेंगे बेसिक तरीके से तो अपने को बहुत सारे चैलेंजेस है। तरीका क्या है कि आप यहाँ पर किसी भी एंगल पर जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट लो और देखो कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पकड़ो, उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बाद उसको इंटीग्रेट करो। सो दैट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग, और अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं सो दैट इज रिस्की। तो अपने को फिर करके देखना पड़ेगा, पर कोई वे आउट नहीं मिलता है तो बोल सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा एंगल, एक अल्फा एंगल पकड़ के यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसका एक कंपोनेंट हमने को चाहिए रेडियल इसकी डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर बी एल ओमेगा को वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या डी एल आएगा, बी आएगा और वी आएगा, बी एल वी की बैटरी हो जाएगी। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक काम कर सकते हो, अगर मैं से सभी टाइम नहीं है वरना मैं भी कब कर को बताता, आप सभी लोग ये ट्राई कर सकते हो कि यहाँ से ईएमएफ निकालो। थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा, और देखो क्या कि इसका फॉर्मूला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आता है। अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसको रिलेट कर लिया करेंगे फ्यूचर में। नहीं बनता है तो फिर हम इसको निकाल पाएंगे। किसी का आंसर आया इस वाली क्वेश्चन को? तो अगर आपका आया होगा तो आई नीड टू नो कि आपने क्या किया है। सर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 से नहीं आता। तो उससे नहीं आना चाहिए, इसलिए उस पर रिस्क काफी ज्यादा लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू जा रही है, तो इस ट्रायंगल के एरिया को लेकर के कुछ हम नहीं कर सकते। सर एल साइन थीटा मतलब एल साइन थीटा लेंथ का रॉड ले तो वो या फिर इसका कुछ ऐसा इक्विवेलेंट हम एक इसको बोले और इसको बोले, नहीं वो सारा कुछ रिस्की जॉब है। अपने को इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसके बाद सेटल डाउन करना पड़ेगा कि क्या कुछ सिंपलीफाइड बनता है। ओके, दैट्स गेटिंग चैलेंज्ड, राइट। और ये बी हमारा कांस्टेंट है, ये तो अपने को पता है। पॉइंट इज कि बीएलवी में हमको हर एक पॉइंट की वेलोसिटी लगती है, तो अपने को हर एक पॉइंट की वेलोसिटी पे जाना है। डायरेक्टली हम लोग सेंटर ऑफ मास पे भी जंप नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते थे। और सिंस इंटीग्रेशन है सारे पॉइंट्स का, इसका मतलब हर एक डीएल के लिए हमको वी चाहिए, हर एक डीएल के लिए वी का वो कंपोनेंट चाहिए जो डीएल के परपेंडिकुलर है। सो बेसिक मेथड ही हमारे पास रहेगा जिसके थ्रू हमको जाना है, और अगर ज्यादा हार्ड जा रहा होगा तो उसमें मोमेंट के लिए छोड़ देना है और बाद में उसको देखना है। इस फॉर्मूले से ही चलना है, और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा। अल्फा पकड़ोगे, फिर ये डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन आफ्टर उसका एंगल पकड़ के ये बाहर वाला कंपोनेंट जाना पड़ेगा। सो इट सीम्स लाइक कोई और भी वे आउट निकलता होगा।
आप एक बार इसको घर पे ट्राई करो इस तरीके से, और एक बार मैं ट्राई करता हूँ क्या दूसरा शॉर्टकट वे निकल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन विल टेक टू मच टाइम। किसी को स्ट्राइक किया हो तो आप बोल सकते हो फॉर ये फॉर्मूला हो सकता है क्या डी ओमेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से आया है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा बिफोर आई से कि यस और नो, आई नीड टू वेरीफाई इट। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में इसको भी हम लोग होल्ड कर लेते हैं, आपका टाइम हो गया है, होल्ड तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी कल का दिन और हम लोग इसको डिस्कशन में यूज करेंगे। 15 के लिए कोई अच्छा सा तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक तरीका। यू कैन आल्सो ट्राई एट होम फॉर सम तरीका। और इसके बाद 16, 17, 18 ये भी अच्छे क्वेश्चंस, इनके बारे में बात करके सेकंड पेपर को डिस्कस कर लेंगे। सर वो 16 का 8 आता है सर। 16 के आंसर में करेक्शन है, सभी का 8 आ रहा है क्या? Yes, अगर 14 आया है। 14 आया है, 8 सर आया वो है, 7.89 आता तो फिर नियरेस्ट इंटीजर बोला तो 8 कोई बात नहीं। तो हम लोग 15 को, 16 को और 17 को, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं इसलिए इनको हम लोग स्किप नहीं करेंगे, कल भी डिस्कस कर लेंगे। देन टिल देन यू कैन हैव वन मोर ट्रायल, और फिर चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली कितने क्या आंसर आ रहा है। इससे पहले अभी ट्राई किया नहीं है मैंने, तो मेरे को कुछ पता भी नहीं है। सो एक बार ट्राई करेंगे आपके साथ और फिर पता चलेगा। तो ये बाकी 4 क्वेश्चन हम लोग कल ट्राई करेंगे, इसका सेकंड पेपर को क्विकली कल फिनिश करेंगे और फिर परसों से सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। 15 को आई एम एक्सपेक्टिंग और सजेस्टिंग यू टू ट्राई वंस मोर एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम वे आउट। कई बार हमारा बेसिक मेथड टू कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो क्या हम उसको किसी तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं? इफ यस दैट विल बी गुड, इफ नो वी नीड टू शार्पन द बेसिक मेथड स्किल्स। ओके, तो ये यस सर 14 का 2 ही आ रहा है। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने किया आपको इससे एक बार चेक कर लेना है। 2 आ रहा होगा तो हम लोग 2 बाहर मार्क करेंगे। हाँ सर वही करा, जो एक्सप्रेशन में बी है ना, तो हाँ, मतलब अगर बी नॉट कंसिडर करा तो 4 आता है, लेकिन बी दिया है तो 2 ही आना चाहिए। अपने को क्या यूज करना है हम लोग, जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, एक्सप्रेशन में बी क्या होता है, ये बी कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ये नेट फील्ड होता है, इजंट इट? तो सिंस ये नेट फील्ड होता है तो हमको बी की जगह कितना यूज करना है, 2 बी नॉट यूज करना है। ओके गॉट इट। यहाँ पर भी उसने बी दे रखा है, और बी के साथ अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो 2 आएगा, बट क्योंकि यहाँ से वो और ये हाँ सर। कॉस का 2 और ये 2 सेटल हो गया होगा और ये वाला हाफ बचेगा। हाँ, तो एक और करेक्शन आप करोगे, देख सॉल्व करोगे तो आपको एक करेक्शन ये मिल रहा है कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक्सप्रेशन में बी वर्ड यूज किए है, और आइडियली इसको बी नॉट बोलना था। तो अगर ये बी नॉट बोलता तो फिर 4 आंसर आता। तो सिंस उसने बी बोला है इसलिए अपने को 2 मार्क करना है। तो ये भी करेक्शन है, इसको भी कर देता हूँ। सो बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी लगाना अपने को, बी नॉट का मतलब ये नंबर। सो 14 का भी आंसर करेक्टेड है। कई सारे आंसर करेक्शन आए, मैं इनको बना देता हूँ और कल का डिस्कशन करने के बाद पूरा करेक्शन कर देंगे। चलेगा, आपका टाइम हो गया और दूसरा क्लास भी वेट कर रहा है मेरा। सो इसको एक रिवाइज कर लीजिए। पेपर काफी चैलेंजिंग था और एडवांस के लेवल का था। आई मीन लाइक एवरेज से तो ऊपर बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तब भी आपको केयरफुल रहना था। सो एक बार रीट्राई करो और जो क्वेश्चंस आपको हार्ड गया उनको अपने नोटबुक में ऐड कर लो। ओके, सो सी यू टुमारो। टुमारो वी विल कंप्लीटिंग द सेकंड पेपर एज वेल एज दिस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू देन।